सोचिए, 1980s में लिया गया एक छोटा सा कंप्यूटर डिसीजन अगले 10 से 15 साल तक पूरी टेक इंडस्ट्री के लिए सिरदर्द बन गया। जरा सोचिए, आज आप कोई ऐसा फैसला लेते हैं जो बिल्कुल सही लगता है, लेकिन कुछ साल बाद वही फैसला लाखों लोगों के लिए बड़ी समस्या बन जाता है। IBM के पहले पर्सनल कंप्यूटर के साथ बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि 1980 में लिया गया एक छोटा सा मेमोरी डिसीजन कैसे पूरी कंप्यूटिंग वर्ल्ड को बदल गया। इसने सालों तक नए नए जुगाड़ पैदा किए, टेक्नोलॉजी की रफ्तार धीमी की और हिस्ट्री की सबसे फेमस इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स में से एक बन गया। ये कहानी 1980 में IBM के एक सीक्रेट प्रोजेक्ट चेस से शुरू होती है। इंजीनियरों की एक छोटी सी टीम के पास पर्सनल कंप्यूटर बनाने के लिए सिर्फ 12 महीने थे। उस समय मेमोरी बहुत महंगी थी और IBM को लगता था कि 64 किलोबाइट रैम ज्यादातर लोगों के लिए काफी होगी। टीम ने इंटेल का 8088 प्रोसेसर चुना, जो 1 MB तक मेमोरी हैंडल कर सकता था। लेकिन सिस्टम को प्रैक्टिकल बनाने के लिए IBM ने इस मेमोरी को अलग अलग हिस्सों में बांट दिया। बायोस, वीडियो सिस्टम और दूसरे हार्डवेयर के लिए मेमोरी रिजर्व कर दी गई, जिससे प्रोग्राम्स के लिए सिर्फ 640 किलोबाइट मेमोरी बची। उस समय लोगों को लगता था कि इतनी मेमोरी बहुत ज्यादा है। सच कहें तो ज्यादातर सॉफ्टवेयर पूरी मेमोरी का इस्तेमाल भी नहीं कर पाते थे। लेकिन टेक्नोलॉजी उम्मीद से कहीं ज्यादा तेजी से आगे बढ़ गई। कुछ ही सालों में लोटस 123 जैसे प्रोग्राम्स को ज्यादा मेमोरी की जरूरत पड़ने लगी। कंपनीज को बड़ी फाइल्स, ज्यादा डेटा और पावरफुल सॉफ्टवेयर चाहिए थे, और देखते ही देखते 640 किलोबाइट की लिमिट एक बड़ी प्रॉब्लम बन गई। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह थी कि लाखों कंप्यूटर्स और सॉफ्टवेयर पहले से ही IBM के इसी डिजाइन पर बने हुए थे। अगर मेमोरी सिस्टम बदल दिया जाता तो पुराने सॉफ्टवेयर काम करना बंद कर सकते थे। इसलिए प्रॉब्लम को सीधे ठीक करने के बजाय इंजीनियर्स ने कई स्मार्ट सॉल्यूशंस निकाले। इस प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए इंजीनियर्स ने EMS यानी एक्सपैंडेड मेमोरी जैसी टेक्नोलॉजी बनाई। इसकी मदद से कंप्यूटर्स एक्स्ट्रा मेमोरी यूज कर सकते थे। बाद में XMS, HMA और कई दूसरे सॉल्यूशंस भी आए। लेकिन सिस्टम धीरे धीरे काफी कॉम्प्लिकेटेड हो गया। ये सॉल्यूशंस काम तो करते थे, लेकिन प्रोग्रामिंग को काफी मुश्किल बना देते थे। डेवलपर्स को नए फीचर्स बनाने से ज्यादा टाइम मेमोरी मैनेजमेंट में लगाना पड़ता था। फिर इंटेल के 286 और 386 जैसे नए प्रोसेसर्स आए, जिनकी मदद से कंप्यूटर्स ज्यादा मेमोरी यूज कर सकते थे। लेकिन पुराना सॉफ्टवेयर अभी भी IBM के पुराने डिजाइन पर डिपेंड करता था। यानी पूरी इंडस्ट्री अपनी ही सक्सेस में फंस गई थी। सालों तक यूजर्स को बड़े प्रोग्राम्स चलाने के लिए अलग अलग मेमोरी मैनेजर्स, स्पेशल कॉन्फ़िग फाइल्स और ढेर सारी ट्रबल शूटिंग करनी पड़ती थी। हालत ऐसी हो गई थी कि DOS मेमोरी मैनेजमेंट को समझाने के लिए किताबें लिखी गई, कोर्सेज बनाए गए और लोगों को सलाह देने के लिए पूरे बिजनेस तक शुरू हो गए। आखिरकार माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना शुरू किया। विंडोज 3.0 ने नई मेमोरी टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया, लेकिन पुराने सॉफ्टवेयर को भी चलने दिया। फिर विंडोज 95 आया, जिसने मॉडर्न 32-बिट मेमोरी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया और इस मेमोरी प्रॉब्लम को लगभग खत्म कर दिया। इस कहानी की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि IBM ने कोई गलत डिसीजन नहीं लिया था। IBM के इंजीनियर्स पर बहुत टाइम प्रेशर था। 1980 के हिसाब से उनका डिजाइन बिल्कुल सही था। असली प्रॉब्लम यह थी कि पर्सनल कंप्यूटर्स उम्मीद से कहीं ज्यादा सक्सेसफुल हो गए। 640 किलोबाइट की लिमिट किसी की गलती नहीं थी। यह एक ऐसी चीज का एग्जाम्पल है जिसे इंजीनियर्स टेक्निकल डेट कहते हैं, यानी ऐसा डिसीजन जो आज की प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है, लेकिन फ्यूचर में नई प्रॉब्लम्स पैदा कर देता है। फ्लोरिडा में बैठी एक छोटी सी टीम का यह फैसला लगभग 15 साल तक पूरी कंप्यूटर इंडस्ट्री को प्रभावित करता रहा। आज मेरे स्मार्टफोन में IBM के उस पुराने PC से हजारों गुना ज्यादा मेमोरी है, लेकिन मॉडर्न कंप्यूटिंग के कई रूल्स और स्टैंडर्ड्स की जड़ें
आज भी 1980 में लिए गए उन्हीं डिसीजंस तक जाती है। ये कहानी है कि कैसे 64 किलोबाइट उस समय काफी लगती थी, क्यों बाद में कम पड़ गई, और कैसे एक छोटे से डिसीजन ने पर्सनल कंप्यूटिंग का फ्यूचर हमेशा के लिए बदल दिया।